जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अभी लुसेंट ऑब्जेक्टिव न्यू एडिशन का बुक है। पुराने एडिशन का ऑलरेडी आपका कंप्लीट है। अगर आप तेजी से कवर करना चाहते हैं तो वो आप वहां से देख सकते हो। अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें हीट एक्सरसाइज 91 नंबर प्रश्न से आज हम देखेंगे, क्योंकि 90 तक का आपका क्या हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। पर शुरू करने से पहले बता दें कि अब मैं रेगुलर बेसिस पे करंट का भी क्वेश्चन डालना शुरू किया हूँ। तो आप वो ऑडियो क्लिप जरूर सुने, या तो आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं और या नहीं तो खबरी ऐप पर भी आपको सुन सकते हैं। अध्ययन केंद्रीय नाम है वहाँ भी। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है डीवार। डीवार ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। थर्मस फ्लास्क में उष्मा का क्षय रोका जा सकता है। किसके द्वारा क्षय रोका जाता है? चालन, संवहन और विकिरण से। चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा थर्मस फ्लास्क में उष्मा के क्षय को रोका जाता है। इससे होता क्या है कि थर्मस में अगर आप पानी गर्म रखोगे तो गर्म ही रहेगा, ठंडा रखोगे तो ठंडा ही रहेगा। थर्मस फ्लास्क के आंतरिक दीवारें चमकीली क्यों बनाई जाती है? क्योंकि विकिरण के द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोका जाए। इसलिए क्या होता है, या तो क्या सब होता है उसमें समझ लो। एट फर्स्ट तो उसका अंदर का जो सरफेस होगा वो चमकीला होगा, या वो शीशे का या स्टील का होगा। और फिर 2 लेयर या 3 लेयर का होता है। जितना महंगा होगा, जितना मीन्स इफेक्टिव होगा, उतना लेयर उसमें लगाया गया होगा। और उस लेयर के ब्लैंक मीन्स बीच में क्या होगा, जो उष्मा का कुचालक ऑब्जेक्ट होता है वो उसमें डाल दिया जाएगा, तो वो उतना एफिशिएंट थर्मस माना जाएगा। यहाँ पे हालांकि आपका ऑप्शन नंबर क्या था? बी था। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है। ऐसा वो कैसे रख पाता है? क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार और बाह्य आवरण की दोहरी दीवार उष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से क्या करता है? रोकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। किस विधि से उष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारें पर कलाई की जाती है? ये कलाई की जाता है विकिरण को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ आपका? सी है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने में लगी उष्मा को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितना उष्मा लगेगा उसे हम कहेंगे विशिष्ट उष्मा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है? तो सबसे अधिक उष्मा का मान आपका जल में होता है। जल काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, फिर से रिपीट कर लेते हैं, इसको बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है? जल। जल ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। दिन के समय पृथ्वी सूर्य के जल की अपेक्षा बहुत तेजी से गर्म हो जाता है। मीन्स लैंड सरफेस जो होता है वो तेजी से गर्म होता है, जबकि पानी क्या होता है? धीरे धीरे गर्म होता है। उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि जल की विशिष्ट धारिता या उष्मा क्या होता है? काफी अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होते तो वहां पे इससे एक प्रश्न आता है। एक होता है समुद्री हवा, ठीक है ना, समुद्र समीर कहा जाता है हालांकि उसको। उसमें क्या होता है, दिन के समय यही रीजन होने के कारण कि लैंड का पानी गर्म हो, लैंड का हवा क्या होता है? गर्म हो जाता है, और समुद्र का हवा क्या होता है? ठंडा होता है। तो हवा हमेशा क्या होता है? गर्म की तरफ बहता है, ठंडे से गर्म की तरफ। तो अगर ये पानी है और ये लैंड है तो ये इधर की तरफ बहेगा। इसे कहा जाता है समर हवा, जो कि दिन के टाइम में बहेगा, मीन्स समुद्री हवा। और रात के टाइम में क्या होता है? इसके अपोजिट होता है, लैंड के तरफ से पानी की तरफ हवा जाएगा। इसको याद रखना। हालांकि ज्योग्राफी में मैंने ये काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था। मोटर गाड़ी के रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि पानी का विशिष्ट उष्मा क्या होता है? अधिक होता है। पानी का विशिष्ट उष्मा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। निम्न तापी इंजन मीन्स क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग कहाँ पे होता है? क्रायोजेनिक इंजन भी है और ईंधन भी है। मीन्स निम्न ताप पे जिस ईंधन का प्रयोग किया जा सकेगा उसे हम कहेंगे क्रायोजेनिक इंजन या क्रायोजेनिक ईंधन। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं रॉकेट प्रौद्योगिकी में। मीन्स अंतरिक्ष में अगर कुछ लॉन्च करना होगा, क्योंकि दूसरे ग्रहों पे क्या है, या अलग अलग जगहों पे टेम्परेचर कम है, तो उसके लिए हम क्रायोजेनिक का प्रयोग करते हैं। निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर प्रयोग किया जाता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस पर परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी है। क्रायोजेनिक का अनुप्रयोग
कहाँ होता है? तो अंतरिक्ष यात्रा, शल्यक्रम एवं चुंबकीय प्रत्यापन में, चुंबकीय प्रत्यापन में इन तीनों जगहों पर क्रायोजेनिक इंजन या ईंधन का प्रयोग होता है। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधा वाष्प में परिवर्तन, मीन्स पहले ठोस में है, द्रव को स्किप करके सीधा वाष्प बन जा रहा है, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? वो होता है आपका सब्लिमेशन, मीन्स ऊर्ध्वपतन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही है। ऊर्ध्वपतन पदार्थ है, मीन्स सब्लिमेशन पदार्थ इसमें से कौन सा है? तो कपूर भी है, नेप्थलीन भी है और अमोनियम क्लोराइड भी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा? उपरोक्त सभी सही है। जिन ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है उसे क्या कहते हैं? फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ मीन्स द्रव में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे गलनांक, क्योंकि उस पर क्या हो गया कि गलना शुरू हो गया। मान लो बर्फ क्या है, ठोस है और वो पानी बन रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि बर्फ गलना शुरू हो गया, तो ये क्या हो गया? आपका गलनांक हो गया। ये मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट भी है और साथ ही आपका मीन्स उसी टेम्परेचर पे क्या होता है, बर्फ से लिक्विड बनना भी शुरू हो जाता है और साथ ही लिक्विड से वो बर्फ भी बन जाता है। तो इसको आपको याद रखना होगा। किस ताप पर कोई द्रव्य उष्मा पाकर वाष्प में बदलता है? कोई द्रव्य उष्मा पाकर वाष्प में बदलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यनांक। द्रव्यनांक ऑप्शन नंबर, हालांकि द्रव्यनांक नहीं होना चाहिए, क्वथनांक होना चाहिए। द्रव्यनांक होता है जिस टेम्परेचर पर वो द्रव में बदल जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत है, आंसर क्या होना चाहिए? क्वथनांक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि क्वथनांक पे क्या होता है? द्रव वाष्प में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर, मीन्स कोई उसमें इम्प्योरिटी मिला दे, जैसे कि बर्फ है उसमें हमने नमक मिला दिया, तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घट जाएगा। इसको आप लोग ऐसे याद रखो, जो बर्फ खाने वाला होता है या आइसक्रीम होता है, उसमें जो कुछ मिला देता है, चाहे नमक हो या कुछ भी मिला दे स्वाद के लिए, तो उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है, इसलिए वो लंबे समय तक एक शेप में रहता है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी इम्प्योरिटी, चाहे यहाँ पे नमक डाल दे, कभी कभी कुछ भी मिला दे, तो बर्फ या पदार्थ का गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसको नहीं भूलना, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत होगी। मिश्र धातुओं के गलनांक, मिश्र धातु जब भी है तो उसमें क्या हुआ? कुछ इम्प्योरिटी मिल गया, ठीक है ना? तो मिश्र धातु का गलनांक उसके अवयवी धातु की अपेक्षा क्या होगा? निम्न होगा, क्योंकि जो शुद्ध धातु है उसमें कुछ भी आप मिला दो, इम्प्योरिटीज मिल गया, सीधा समझो गलनांक घट जाएगा, निम्न हो जाएगा। द्रव्य से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वाष्पन। द्रव्य से वाष्प में परिवर्तन होगा, उसे हम कहेंगे वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस से यहाँ द्रव में कन्वर्ट हो रहा है, उसे हम कहते हैं गलनांक या गलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। दाब अगर बढ़ाएंगे तो द्रव के क्वथनांक पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा। यही कारण है कि बर्फ पर लोग स्केटिंग कर पाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बढ़ेगा। इस लाइन को याद करो, दिमाग नहीं लगाना है, बस याद कर लेना है। दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर यही अपद्रव्य है, मतलब इम्प्योरिटीज है, अशुद्धि है, उसको मिलाने से गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही है। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पानी कब उबलता है? इस प्रश्न को ध्यान से समझो, ये बहुत अच्छा ही प्रश्न है और इसका हालांकि यहाँ पे ऑप्शन भी गलत है, पर इसमें से इसका आंसर यहाँ पे सी है कि जल की स्थितिज वाष्प दाब वायु दाब के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पे ये आंसर सही है, पर इसको थोड़ा समझो। डी ऑप्शन नंबर क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना शुरू हो जाएगा। मीन्स जब पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो क्या पानी उबलेगा? तो बिल्कुल, क्योंकि मैंने क्या पढ़ा है कि क्वथनांक पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इस प्रश्न को थोड़ा समझो, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। आपने एक प्रश्न देखा होगा कि ऊंचाई वाले जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलता है। फिर से रिपीट करता हूँ मैंने क्या कहा।
ऊंचाई वाले जगह पर, जैसे माउंट एवरेस्ट पर अगर किसी को पानी गर्म करना होगा तो वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे वायुदाब कम होता है। इससे मतलब ये हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस कोई फिक्स नहीं है कि उस पर पानी उबलेगा। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये सब तो ऑलरेडी आपका गलत है ही। इस पे मैं क्या ध्यान दे रहा हूँ कि जैसे देखो ये आपका पानी का लेयर है और यहाँ से मैंने पानी गर्म किया, इसका फोर्स लग रहा है, और ये वायुमंडलीय दाब है, इसका भी फोर्स लग रहा है। जब ये बराबर होगा तो उबलेगा नहीं, गर्म रहेगा। जब जिसका प्रेशर अधिक होगा, इसका प्रेशर मान लो अधिक हो गया, तब उबलना शुरू होगा। मतलब स्थितिज वाष्प दाब जो होता है, पानी का स्थितिज वाष्प दाब जो है वातावरण के दाब से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। पर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ऑप्शन में बराबर हो तो उसी पे टिक कर दोगे, ठीक ना, क्योंकि ये सब ऑप्शन तो होगा नहीं। तो आंसर यहाँ आपका सी बन जाता है। पानी का त्रिगुणात्मक मीन्स ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ये एक ऐसा गुण होता है जिस टेम्परेचर पर पानी तीनों अवस्था में मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अवस्था में रहता है। आपको अगर ये देखना हो कि कैसा होता है तो ट्रिपल पॉइंट सर्च करोगे, वाटर का ट्रिपल पॉइंट यूट्यूब पे, तो आपको बहुत सारा वीडियो इसका रिगार्डिंग आ जाएगा जिसमें लैब में ऐसा किया जाता हुआ दिखाया गया है, ठीक ना। तो ये किस टेम्परेचर पे आता है, ये आपका यहाँ पे प्रश्न है। तो ये होता है 273 डिग्री केल्विन, 273.16 केल्विन पे। किसी द्रव्य का वाष्पीकरण होने से तापमान क्या होता है? किसी द्रव्य का अगर वाष्पीकरण हो रहा है तो उसका तापमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही है। आगे प्रश्न है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तिरक बिंदु। तिरक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करता है किस पर? वाष्पीकरण का जो मान होता है वो निर्भर नहीं करता है तो उसके संपूर्ण मात्रा पर, जबकि किस किस पर निर्भर करता है? द्रव्य के ताप पर, पृष्ठ क्षेत्रफल पर और वायु दाब पर। ऑप्शन यहाँ आपका सी सही था। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो कहाँ अधिक समय लगेगा? जहाँ पे कम टेम्परेचर पर पानी उबलना शुरू हो जाए, मतलब वायुमंडलीय दाब जहाँ पे कम हो। तो माउंट एवरेस्ट यहाँ पे क्या है? सबसे ऊंचा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही है। किसी निश्चित द्रव्य के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करता है यहाँ पे? तो द्रव्य के ताप पर भी करता है, द्रव्य की खुली सतह के क्षेत्रफल पर भी करता है और वायु के ताप पर भी करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी कारक यहाँ पे मीन्स पानी के वाष्पन की दर को दर्शाता है, द्रव्य की वाष्पन की दर को डिपेंड करता है। जल का क्वथनांक क्या होता है? जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो जल की खुली सतह और उच्च दाब पर यह निर्भर करता है। मैंने पहले ही बताया कि जैसे माउंट एवरेस्ट पे क्या होता है? कम डिग्री पे उबल जाता है, जबकि नीचे वाले जगह पर अधिक डिग्री टेम्परेचर पर वो उबलेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस कोई फिक्स नहीं होगा। इसमें एग्जाम में गलती नहीं करना। ऑप्शन यहाँ पे डी टिक होगा कि जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। 121 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है। ऊंची पहाड़ी का तापमान क्या होता है? मीन्स बर्फ बनने के टेम्परेचर से कम होता है। तो वहाँ पे जो जलवाष्प आता है वो जमकर बर्फ बन जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण क्या है? तो उसका मेन कारण है कि वो सन से जो हीट प्राप्त होता है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है और उसको हीट प्राप्त ही नहीं हो पाता है, मतलब वो सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। पहाड़ की चोटियों पर आलुओं को पकाने में अधिक समय लगता है। कभी भी ऐसे प्रश्न हो तो क्या होगा? मीन्स ऊंचाई पे क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम होता है, उसके कारण ऐसा होता है। तो वायुमंडलीय दाब कम होना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं। जब भी हवा तेज है तो वो क्या होगा कि वाष्प को क्या करेगा? वो मीन्स साफ कर देगा। तो प्रश्न क्या है कि तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनता है। इसका कारण क्या है? कि वाष्पीकरण का दर भी क्या होता है? अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से वाष्प बन जा रहा है। तो फिर से वही प्रश्न है, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन हो रहा है, ऊर्ध्वपातन हो रहा है। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित के कारण। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, इसका कारण इसमें से कौन सा है? तो ये होता है वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण के कारण, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। बर्फ के
दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। तो जब भी दो बर्फ के टुकड़े को दबाते हैं तो उसका प्रेशर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो जब भी दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बर्फ में स्कैटरिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर द्रव का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही है। फिर से रिपीट करते हैं इसको। बर्फ में स्कैटरिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने से द्रव का गलनांक क्या होता है, बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। इस लाइन को रिपीट करो। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने से गिलास में पानी का तल क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनमें से मीन्स अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। तो और भी इसमें कुछ प्रश्न है, अप्रॉक्स 50 प्रश्न होंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये सेशन अगर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने का मौका मिला हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।